एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो सारे टॉपिक्स को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से लेक्चर को सुनना एंड चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। देखो, हम न्यूक्लियस के बारे में आपको क्या बताए हैं? अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अभी तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बस इतना आपको बताए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसी फ्लूइड में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस हमेशा सेंटर पे प्रेजेंट होना ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पे हो। ये चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखवाएंगे। अभी ऐसा समझो कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंस यहाँ पे भरा हुआ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और उसी साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो, हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं? हम डीएनए को कहते हैं। यानी कि डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो, डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, और भी दो सेल ऑर्गेनेलीज और है। सेल के अंदर दो और सेल ऑर्गेनेलीज है जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जिसके जिसके पास, ध्यान से सुनना, जिसके जिसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है उसके पास हमेशा डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। यानी कि न्यूक्लियस के पास डीएनए प्रेजेंट है तो इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। और किस किस ऑर्गेनेलीज में डबल मेम्ब्रेन होता है वो जब हम ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अभी ध्यान रखो कि जहां जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वहां पे डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि इट हैज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। इट हैज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। ठीक है, और ये कवरिंग किसका है? ये जो मेम्ब्रेन का कवरिंग है वो किसका है? वो न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ना उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और कितने है संख्या में? ये नंबर में कितना बताओ? नंबर में ये 2 है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कोई भी चीज़ हमारे इसके अंदर बन रहा है, ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर इसके अंदर सिंथेसाइज हो रहा है यानी कि बन रहा है और उसकी ज़रूरत साइटोप्लाज्म में है तो वो चीज़ अंदर से बाहर कैसे जाएगा? बताओ कैसे जाएगा? लेट सपोज करो, इसको 3D में विजुअलाइज करो। जैसे लेट सपोज करो ये सेल है पूरा, ठीक है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस 3D में आप सोचो, ऐसे बॉल के जैसा सोचो। ठीक है, बॉल के जैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। और ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये तो एक मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, एक और मेम्ब्रेन होगा जो बाहर से प्रेजेंट होगा। अब लेट सपोज करो कि अंदर एक कुछ मटेरियल सिंथेसाइज हुआ जिसकी जरूरत बाहर साइटोप्लाज्म में है। इस एरिया को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसकी जरूरत साइटोप्लाज्म में है। तो क्या होगा? उसके लिए जो भी मटेरियल अंदर बनता है उसको बाहर भेजने के लिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से पोर्स देखने को मिलते हैं। बताते हैं, देखो ऐसे पोर्स देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ये किस लिए बनाए गए हैं? ताकि जो भी सब्सटेंस या जो भी मटेरियल जो अंदर बन रहा है अगर उसको बाहर पहुंचाने की जरूरत है ना तो वो मटेरियल इसी से पास होके बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी से पास होके कहाँ जाता है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, तो मटेरियल सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस गेट आउटसाइड द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू दिस पोर्स। और इस पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, ये पोर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना, इसीलिए इस पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट क्या था? इट हैज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड, इसको क्या बोले थे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या बोले कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होता है। इट हैज पोर्स और कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इसलिए हम इसे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, किस लिए ये पोर प्रेजेंट है? फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड मतलब किसके बारे में बोल रहा है? इनसाइड मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड
टू आउटसाइड, और आउटसाइड किसके बारे में बोल रहा है? साइटोप्लाज्म के बारे में बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल जो अंदर सिंथेसाइज होती है उसको बाहर भेजने के लिए इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट देखो, अब हम इस पॉइंट में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। हम आपको बताएं कि इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि इसमें डीएनए होता है। अब हम लोग यहाँ पे डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे समझो कि यहाँ पे दो थ्रेड्स हैं जो अपने में इस तरीके से उलझे हुए हैं, दो थ्रेड्स अपने में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो ये जो डबल जो स्टैंड बन रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग डीएनए बोलते हैं। अब डीएनए के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए याद रख लेना इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी, साथ साथ बोलो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोले हम? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा पॉइंट, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें दो हेलिक्स प्रेजेंट है, इस तरीके से एक और एक ये, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तीसरा पॉइंट, इस डीएनए का लेंथ कितना होता है। देखो लेंथ इसका होता है लगभग 2 मीटर, अप्रोक्स जो इसका लेंथ होता है वो 2 मीटर का होता है। अब देखो इसका लेंथ 2 मीटर का, यानी कि ये बहुत लंबा है, इसका लेंथ बहुत लंबा है। इतना लंबा लेंथ इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा? क्वेश्चन यहाँ पे यही अराइज होता है कि इतना लंबा लेंथ का डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा। देखो ये पूरा सेल को ही हम अपने आँख से नहीं देख सकते, तो सोचो कि ये पूरा सेल ही कितना छोटा है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, यानी कि ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, सेल से भी छोटा न्यूक्लियस होगा, और उसी न्यूक्लियस के अंदर हमें 2 मीटर का डीएनए को रखना है। तो ये इतना लंबा सा डीएनए इस छोटे से स्ट्रक्चर में कैसे एक्वायर होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो देखो इसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आते हैं, देखो सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन मदद कर रहा है, ये प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स मदद करते हैं इस डीएनए को कंप्लीटली न्यूक्लियस के अंदर डालने के लिए, फिक्स करने के लिए। देखो क्या होता है, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, तो इसके अंदर ऐसे डीएनए जो है ना वो पूरा घूम जाता है। जैसे लेट सपोज करो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इधर से आया डीएनए का डबल स्टैंड, दोनों जो स्टैंड था जो एक दूसरे में उलझा हुआ था वो ऐसे आया, ठीक है। उसके बाद देखो इसके ऊपर कंप्लीटली व्रैप कर जाता है, यानी कि इसके ऊपर इस तरीके से पूरा इसके चारों तरफ घूम जाता है। घूमने के बाद फिर ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन को पकड़ता है, फिर उसके अराउंड चारों तरफ से घूम जाता है, फिर तीसरा प्रोटीन को पकड़ेगा, तीसरा हिस्टोन प्रोटीन को पकड़ेगा, फिर इसके अंदर चारों तरफ से इस तरीके से घूम जाएगा, फिर चौथा हिस्टोन प्रोटीन को पकड़ेगा, फिर उसके अंदर चारों तरफ से इस तरीके से घूम जाएगा। तो इस तरीके से एक हिस्टोन प्रोटीन में घूम घूम के ये न्यूक्लियस के अंदर फिट आता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर फिट आता है। तो बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो मदद करते हैं इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करने में। इसका डबल स्टैंड था ना, इसलिए हम इसका दूसरा स्टैंड भी ड्रॉ कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के डरना मत, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है जिसके अराउंड डीएनए घूमा हुआ है, ऐसे करके इसके ऊपर व्रैप हुआ हुआ है। ठीक है, ऐसे करके व्रैप हुआ है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसमें है क्या? इसमें हिस्टोन प्रोटीन है और इसमें डीएनए है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला पॉइंट क्रोमैटिन के बारे में यह ध्यान रखना है कि यह डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। इसमें है क्या एक्चुअल में डीएनए और प्रोटीन है। और प्रोटीन के बारे में पूछे तो आप बता देना कि ये हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, सेल के अंदर नॉर्मली जब सेल ग्रो कर रहा है, आराम से सुस्ता रहा है, आराम से उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, उसको कोई हड़बड़ी नहीं होता, मतलब आराम से जब सेल रिलैक्स कर रहा होता है, तब न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमैटिन देखने को मिलता है।
न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, वो क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है, लेट सपोज करो इस सेल को डिवाइड करना है, तब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन देखने को नहीं मिलता, तब दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी हमें यह समझ में आया, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो नॉर्मल टाइम पे हमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखो कि व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब उसे डिवाइड नहीं करना है, वो आराम से अपना जिंदगी जी रहा है और ग्रो कर रहा है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, डीएनए इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, याद हो जाएगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी इसमें मेंशन करती है, तीसरा पॉइंट क्या लिखती है कि क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन के बारे में लिखी है इंटैंगल्ड, इंटैंगल्ड का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ चीज को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटैंगल्ड, इंटैंगल्ड मास ऑफ, इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बोलती है क्रोमैटिन के लिए, क्रोमैटिन के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये पूरा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहला ये धागे लाइक स्ट्रक्चर थे, आपको बताया कि जो डीएनए है वो धागा जैसा स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे में लिपटा हुआ है, ठीक है। तो इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो आई होप ये क्रोमैटिन क्लियर हो गया होगा। अब याद ये रखना है कि जो क्रोमैटिन है ना, वो तब सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉर्मली आराम से वो ग्रो कर रहा है, तभी हमें क्रोमैटिन देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग तीसरा फॉर्म इसका देखने वाले हैं, इसका तीसरा फॉर्म देखने वाले हैं जब सेल को डिवाइड करना है। जब सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए जो है ना वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, लेकिन जब एक सेल को डिवाइड करना रहता है तो डीएनए अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है। क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट था, अब इसका और कंडेंस्ड फॉर्म बनता है। कंडेंस्ड मतलब होता है इसको और इसको और कोयल किया जाएगा, इसमें और कोयलिंग देखने को मिलेगा। और कोयल करके देखो कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, इससे देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके का। देखो इससे भी ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये इससे भी ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर है। तो जब सेल डिवाइड करते हैं ना, तब हमें ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये हमें पता कैसे चला, हमने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में जब हमने देखा कि सेल को डिवाइड करना है, तब न्यूक्लियस के अंदर हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताओ, क्रोमोसोम आपको कब देखने को मिलेगा, बताओ कब देखने को मिलेगा। व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, या फिर व्हेन सेल इज गोइंग टू डिवाइड, व्हेन सेल इज गोइंग टू डिवाइड, इज गोइंग टू डिवाइड, then only chromosomes are seen, then only chromosomes are seen, then only chromosomes are seen। जब सेल को डिवाइड करना रहता है तभी डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी कि देखो इसको और ज्यादा कोयल करके ये स्ट्रक्चर्स बनाया गया है, इसको और ज्यादा कोयल किया गया है, बहुत ज़्यादा लेवल पे कोयलिंग करते हैं ना, तब ये क्रोमोसोम्स बनता है। अब देखो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम का नंबर होता है 46। देखो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम दिख रहा है, 1 2 3, इसी प्रकार से 46 क्रोमोसोम्स बनता है एक क्रोमैटिन से। एक ये जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इससे लगभग 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये दिखेगा कब, जब सेल डिवाइड करना रहेगा। दूसरा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ओब्वियसली आपको दिख रहे हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, रॉड के जैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये किसके बने हुए, ये बताओ तो किसके बने हुए। ओब्वियसली डीएनए के ही बने हुए हैं, इसी को तो और फर्दर कोयल करके बनाया गया है ना क्रोमोसोम, यानी कि ये भी डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने हुए होंगे, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन।
समझ में आए ये सारी चीज़ें? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ से कहानी को स्टार्ट किए? हम आपको बताएं कि डीएनए का जो लेंथ होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। इतने बड़ा लेंथ को इतने छोटे से न्यूक्लियस में एक्वायर करना मुश्किल काम है, इसलिए हम डीएनए को प्रोटीन की मदद से उसको कोयल करके रखते हैं, उसको कंडेंस करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और पूरे जो स्ट्रक्चर कंडेंस करके जो फॉर्म करता है उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना रहता है ना, तो यही क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट हुए? क्या इसी तरह से नहीं सेल डिवाइड कर सकता था? क्या इसी फॉर्म में रह के डीएनए डिवाइड नहीं कर सकता था? देखो एक सेल कैसे डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है? ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसका साइज ग्रो करेगा, इसका साइज ग्रो किया, उसके बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म भी इस तरीके से हाफ होने लगता है, हाफ होने लगता है। फिर अल्टीमेटली 2 सेल बन जाता है, 2 सेल बन जाता है और दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है। तो जब सेल यहाँ तक जब ग्रो कर रहा था ना, तो इसके अंदर आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। ठीक है, डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जहाँ सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है, फटाफट से ये क्रोमैटिन जो है ना 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमंस के केस में अलग अलग स्पेशीज में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। तो ये क्रोमोसोम ह्यूमन में 46 है, ये क्रोमैटिन कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम में जब सेल को डिवाइड करना रहा तब। ठीक है, फिर जब सेल डिवाइड कर जाती है तो वापस से ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में आखिर क्यों कन्वर्ट हुआ? जब सेल को डिवाइड करना था तो ये क्यों कन्वर्ट हुआ? इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक लेट्स सपोज करो एक धागा है, ठीक है, जो आपस में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इस तरीके का। ऐसे आप सोचो कि एक धागा है कि जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में उलझा हुआ है, उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुए हैं इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, दोनों में से कौन सा काम आसान है? बताओ। देखो ऐसे अगर डिवाइड करोगे ना तो हो सकता है कि ये अनइक्वल डिवीजन हो, लेकिन अगर ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में अगर आप डीएनए को डिवाइड करते हो तो ऐसे डिवाइड करने में डीएनए इक्वल अमाउंट में दोनों सेल में जाता है, इक्वल अमाउंट में दोनों सेल में जाएगा। तो इक्वल तरीके से डीएनए डिवाइड हो, इसीलिए क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अभी तक क्या पढ़े न्यूक्लियस में? फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। इसके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दोनों मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस का पोर इसलिए न्यूक्लियर पोर कहते हैं इसे। ये पोर्स होता क्यों है? क्योंकि अंदर जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसे बाहर जरूरत है ट्रांसफर करने की, इसलिए ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि अंदर बना हुआ चीज बाहर ट्रांसफर हो जाए। फिर हमने डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं। इसमें 2 धागे हैं जो एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, इसलिए हम इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका लेंथ काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के डायमेंशन से, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम क्रोमैटिन में कन्वर्ट करते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस्ड फॉर्म होता है यही डीएनए का। इस डीएनए को हम और कंडेंस किए, इससे ज्यादा कंडेंस करने से क्रोमोसोम बनता है। तो सबसे मैक्सिमम कंडेंसेशन कहाँ देखने को मिलेगा? इस क्रोमोसोम में, इससे कम क्रोमैटिन में, और सबसे कम कंडेंस्ड ये डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है क्रोमैटिन के फॉर्म में ताकि इस न्यूक्लियस के अंदर हम इसे आराम से रख सके। इसमें क्या होता है? डीएनए होता है और इसको प्रोटीन की मदद से हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, तो इस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं करता है तब हमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन देखने को मिलता है। और क्रोमैटिन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इंटैंगल्ड मास है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, यानी कि ये उलझे हुए मास है जो कि थ्रेड लाइक दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमैटिन। फिर हम इसे और ज्यादा कंडेंस करते हैं, जब सेल को डिवाइड करना रहता है तब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो इनकी संख्या होती है 46। ये सिर्फ हम ह्यूमंस के बारे में बोले हैं कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग स्पेशीज में अलग अलग होते हैं। पैरट के अंदर अलग होगा, डॉग के अंदर अलग होगा, सीप के अंदर अलग होगा, गॉट के अंदर अलग होगा। ठीक है, सब में अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है। रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी डीएनए और प्रोटीन ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये लाइन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, ये कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो डीएनए के बारे में हम क्या पढ़े कि ये 2 धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे में उलझा हुआ होता है। इसका फुल फॉर्म बताओ तो जल्दी से, क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था। ठीक है, अब देखो ये जो डीएनए है ना,
ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नॉर्मली। अब देखो ये जो डीएनए है ये आखिर में काम क्या करता है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसको हम सबसे पहले ऐसे बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें? इसको हम ऐसे बना दिए। अब देखो इसका एक्चुअल में होता क्या ना, इसका क्या काम होता है उस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ये सबसे पहले ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, एक इसका काम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लेट सपोज करो कि सेल के अंदर किसी प्रोटीन की नीड हुई है, ठीक है, एक कोई प्रोटीन है जो सेल में उसकी जरूरत पड़ी है। तो इस डीएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, वो चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये चीज़ एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं ना, ये अभी पता चल जाएगा आपको। देखो डीएनए से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम mRNA बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका मत पढ़ो, ऐसे ही होता है, लगभग इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे। तो इस डीएनए से इस प्रकार का mRNA सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, इस तरीके का mRNA सिंथेसाइज हुआ। अब इस mRNA से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, इस mRNA से प्रोटीन बनेगा, इस mRNA से प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें सेल के अंदर थी वो कैसे बनी, इस डीएनए से mRNA बना, इस mRNA से ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो डीएनए है इसी से अल्टीमेटली प्रोटीन बना है, इसके ही तो एक्सप्रेस करने से ये बना, इसके ही एक्सप्रेस करने से ये बना, तो अल्टीमेटली इसके एक्सप्रेस करने से ये बना ना। तो देखो अब डीएनए में क्या होता है ना कि डीएनए का सारा पार्ट कुछ काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, डीएनए का सारा पार्ट प्रोटीन को ही सिंथेसाइज कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, बस ऐसे ही बस प्रेजेंट होते हैं। जैसे लेट सपोज करो ये डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला पार्ट से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जब एक्सप्रेस करके तुम्हारा mRNA बनाएगा, mRNA तो एग्जैक्टली पूरा बनता है, लेकिन ये वाला पूरा स्ट्रक्चर से mRNA बना, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर से हमारा mRNA बना, ठीक है। और इस mRNA के कुछ पार्ट से ही बनता है प्रोटीन, सारे पार्ट से नहीं, कुछ पार्ट से ही प्रोटीन बनता है। जैसे ये पार्ट से एक तरह का प्रोटीन बन गया, ये पार्ट से अलग तरह का प्रोटीन बन गया, ये पार्ट से अलग तरीके का प्रोटीन बन गया। तो जब ये बनाता है mRNA और mRNA से जब प्रोटीन बनता है ना, तब हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा, और एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा अल्टीमेटली बाद में जाके। तो देखो अब डीएनए का सारा पार्ट से प्रोटीन नहीं बनेगा, डीएनए का सारा पार्ट से तो mRNA बन जाता है, लेकिन mRNA के सारे पार्ट से फिर प्रोटीन नहीं बनता। तो डीएनए के कौन से पार्ट के एक्सप्रेस करने की वजह से प्रोटीन बनता है, उस पार्ट को हम लोग फंक्शनल पार्ट बोलते हैं, उसी पार्ट को हम लोग फंक्शनल पार्ट बोलते हैं। जैसे ये पार्ट जब बाद में mRNA के बाद जब ये पार्ट एक्सप्रेस करेगा ना, तो ये पार्ट से हमारा प्रोटीन बनेगा, ये पार्ट से, ठीक है। लेट सपोज करो इस पार्ट से बना, फिर इस पार्ट से बनेगा। देखो हम आपको यहाँ पे रफली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा डिटेल में आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है, इसका पूरा डिटेल बताया गया है 12th क्लास में। अभी यहाँ पे हम लोग चीज़ों को सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना ओवर एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है, ये वाला पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है, ये पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो पार्ट फंक्शनल होता है, जो पार्ट एक्सप्रेस करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना, उस पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। तो क्या पूरा डीएनए में जीन प्रेजेंट है, पूरा डीएनए में जीन प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ पार्ट में ही जीन प्रेजेंट है। जो फंक्शनल पार्ट है वो कुछ जगहों पर है ना, इसीलिए ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, इससे कोई चीज़ का सिंथेसिस नहीं होना है, इस पार्ट से कोई सिंथेसिस होना नहीं है। तो ये जीन नंबर 1 हो गया, ये जीन नंबर 2 हो गया। इससे इस जीन के एक्सप्रेस करने से अलग प्रकार का प्रोटीन बनेगा, इस जीन के एक्सप्रेस करने से अलग प्रकार का प्रोटीन बनेगा। तो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बताओ तो? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना फ्यूचर में जाके, ठीक है, इनका काम यही होता है। तो डीएनए में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन, जिसके बारे में एनसीईआरटी में आपका बस एक लाइन लिखा हुआ है। उस एक लाइन को समझाने के लिए हम यहाँ पे पूरा सब चीज़ को एक्सप्लेन किए। देखो जीन के बारे में लिखा हुआ है कि ये फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट, या फिर तुम बोल दो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। हम किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं।
हम यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करते हैं, आप भी अपना बुक खोल के देखो। देखो पेज नंबर 54 निकालो, इसमें पढ़ो, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से इसमें ट्रांसफर होता है मटेरियल का इनसाइड से आउटसाइड। यही सबसे पहला पैराग्राफ में यही चीज़ को समझाया गया है। उसके बाद दूसरा में मूव करते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बताएं आपको, ये तभी देखने को मिलता है जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखो लिखा हुआ है ओनली व्हेन, ये तब देखने को मिलता है जब सेल को डिवाइड करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ये लाइन को भी स्किप करो, इसको हम समझाएंगे। उसके बाद देखो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, है ना। क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? डीएनए प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसी का तो कंडेंस फॉर्म होता है ना। फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर, इसको छोड़ो, ये दूसरा लाइन है जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है उसे हम जीन कहते हैं। इन ए सेल which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material। लिखा हुआ है ना, as a part of chromatin material लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। फिर बोल रहा है कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो दिखता है ऐसे इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक्सप्लेन कर दिए। फिर बोल रहा है कि व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने लगती है तो क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जब डिवाइड करने लगता है तो हमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये दो लाइन्स अभी स्किप करके बाकी सारी चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके नीचे थोड़ा सा फंक्शंस बताया गया है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का फंक्शन बताया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। देखो सेलुलर रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है ना, एक सेल जब ग्रो करके दो सेल में डिवाइड कर जाता है तो इसे हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं। सेल डिवीजन तो बोलते हैं क्योंकि एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया, इसे ही तो हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और इसे हम सेलुलर रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सेल रिप्रोड्यूस कर गया ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल सेल के लिए, एक जो सिंगल सेल है वो दो सेल में जब डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं या सेल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग सेल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं कि सेल रिप्रोड्यूस कर गया, एक सेल से दो सेल बन गया यानी कि सेल रिप्रोड्यूस कर गया, ठीक है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर फंक्शन पूछे न्यूक्लियस में तो एक ये फंक्शन नोट डाउन कर लेना। उसके बाद देखो इट ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एक्सिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रोल इसका ये भी होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक जो सेल है जो अभी अभी बना है उसका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है। एक सेल जो अभी अभी बना है वो मैच्योर होके आखिर करेगा क्या, उसका क्या रोल मिलेगा, उसको क्या फंक्शन मिलेगा, ये डिटरमाइन करने में न्यूक्लियस का बहुत खासा रोल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस ये कराता कैसे है, कैसे सेल को बताता है कि तुम्हारा ये फंक्शन होगा, ये केमिकल्स के थ्रू बताता है। तो केमिकल एक्टिविटीज कुछ करवाता है सेल के अंदर जिससे सेल को पता चलता है अरे मेरा तो ये काम है। सेल को पता कैसे चलता है इसका ये काम है, ये न्यूक्लियस कुछ कुछ एक्टिविटीज कराता है उसके थ्रू। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूक्लियस का एक और रोल होता है अलॉन्ग विथ इन्वायरमेंट, यानी कि जो सेल है उसके इन्वायरमेंट के साथ साथ न्यूक्लियस ये डिसाइड करता है कि सेल जो अभी बना है वो मैच्योरिटी में जाके यानी कि बड़े होके मैच्योर होके उसका फंक्शन ये रोल क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब दो बस इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे हमें समझना है। इसके बाद देखो इसके बाद ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझाया गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो न्यूक्लियस वाला जो भी चीज समझाया गया है वो चीज बस आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है इसे हम सबसे पहले नोट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला लाइन है क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। देखो होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स 46 है ना, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हाफ क्रोमोसोम यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हमको अपने पापा से मिलता है और 23 क्रोमोसोम्स हमें अपने मदर से मिलता है। 23 फ्रॉम फादर 23 फ्रॉम मदर हमें मिलता है, ठीक है। और टोटल 46 क्रोमोसोम बनता है। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट्स से हमें आया ना, यही क्रोमोसोम्स एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है हमारे में कैरेक्टर्स शो करने के लिए, वो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स से हमें ऐसा क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं।
कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो हम बोलते हैं ना कि इसका जो आंख है वो उसके फादर से मिल रहा है, इसका नोज उसके मदर से मिल रहा है। तो कैरेक्टर्स इसके पापा मम्मी से कैसे मिले, एक्चुअल में क्या चीज़ है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके आता है? ये क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है, यही वो कैरेक्टर्स को हमारे मम्मी पापा से हम में लेके आता है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स हमारे में इस डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ये क्रोमोसोम लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। कैसे हो रहा है? इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट डीएनए के वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है ये ट्रांसफर हो रहे हैं हमें, इनमें जो प्रेजेंट जो डीएनए है वो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर हुआ, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। ये हो गया फर्स्ट लाइन का मतलब। दूसरा, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि देखो हम आपको बताए थे कि डीएनए एक्सप्रेस करके क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। लेट सपोज करो एक सेल में कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, और वो प्रोटीन तभी बनेगा जब एक डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वो एक्सप्रेस करेगा एमआरएनए के फॉर्म में, फिर एमआरएनए एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनेगा। तो एक्चुअल में जो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो डीएनए है ना। डीएनए है तभी तो एमआरएनए बना, तभी तो प्रोटीन बना ना। तो ये प्रोटीन कैसे बना? जो एक सेल में रिक्वायर्ड था वो प्रोटीन डीएनए बना के दे रहा है। तो डीएनए बेसिकली कर क्या रहा है? वो सेल को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख रहा है, यानी कि कहाँ पर क्या चीज़ का जरूरत है वो चीज़ बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिला हुआ है? वो चीज़ डीएनए को मिला हुआ है। इसीलिए सेल को ऑर्गेनाइज वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में रखने का काम डीएनए का होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा न्यूक्लियस। तो इसके अंदर ही बेसिकली कॉम्प्लेक्स कुछ लाइंस थे। इसके बाद ऑर्गेनेलीज का डिस्कशन है, तो वो उतना टफ नहीं है। उसके अंदर लाइंस काफ़ी सिंपल है, इसमें ही कुछ लाइंस थे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझाने का कोशिश किए हैं। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।